Hello everyone, this is Sonia Saini, your SS teacher, and today we are going to study our chapter 4 in Geography class 8, and the chapter name is Agriculture. Agriculture के मीनिंग को समझते हैं पहले, ताकि हमें समझ में आए कि हम चैप्टर में करने क्या वाले हैं, क्या स्टडी करने वाले हैं। तो एग्रीकल्चर को ये जो वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड है, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे हम, एग्री और कल्चर को अलग। एग्री का मीनिंग होता है सॉइल और कल्चर का मीनिंग होता है कल्टीवेशन। एग्री मीन्स सॉइल, कल्चर मीन्स कल्टीवेशन। इट मीन्स सॉइल पर कल्टीवेशन करना, सॉइल में खेती करना, दैट इज एग्रीकल्चर। तो जो हमारा पूरा चैप्टर है वो इसी थीम के अराउंड रिवॉल्व करेगा। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि डिफरेंट क्रॉप्स हैं जो वर्ल्ड में डिफरेंट एरिया में ग्रो की जाती हैं, और हर क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए किस तरह की सॉइल की ज़रूरत होती है, किस तरह के क्लाइमेट की ज़रूरत होती है। और साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि जो हमारी कंट्री में फार्मर हैं वो कैसे हैं, और हमारी कंट्री की जो फार्मिंग स्टाइल है उसको कंपेयर करेंगे फॉरेन कंट्रीज़ की स्टाइल से। तो आइए जानते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिन्हें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस चैप्टर में हमारा फर्स्ट टॉपिक है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें एक स्टोरी दी हुई है, आप ही की एज के बच्चों की है, उनको डिस्कस करेंगे। प्लस इसमें हम देखेंगे कि कैसे एग्रीकल्चर को प्राइमरी एक्टिविटी कहा गया है। इसके बाद इसी में हम डिस्कस करेंगे हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ठीक है। इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी तीनों एक्टिविटीज़ को डिस्कस करेंगे। फिर हमारे पास दिए हुए हैं डिफरेंट कल्चर, इसमें हम डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर, सेरीकल्चर, पीसीकल्चर, विटीकल्चर और हॉर्टिकल्चर। देन वी विल डिस्कस अबाउट द फार्म सिस्टम। जो फार्म सिस्टम है, जो एग्रीकल्चर है, उसको एक सिस्टम की तरह देखा गया है। जैसे आपका कंप्यूटर सिस्टम होता है, उसमें आप इनपुट डालते हो, वो अंदर प्रोसेस होता है, फिर आपके सामने आउटपुट निकल के आता है। तो ऐसे ही एग्रीकल्चर को, ये जो फार्म सिस्टम है, इसको एक सिस्टम की तरह देखा गया है कि कैसे आप अपनी मेहनत लगाते हो किसी क्रॉप्स को ग्रो करने में, और फिर रिजल्ट में जो वो पूरी क्रॉप्स रेडी हो जाती हैं वो आउटपुट होता है। तो इन चीज़ों को समझेंगे, ये चीज़ें कैसे होती हैं। फिर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फार्मिंग कि किस तरह की फार्मिंग की जाती हैं। तो मेनली इसमें ब्रॉड कैटेगरीज में है जो हमारे पास दो हैं, सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड सेकेंड इज कमर्शियल फार्मिंग। फिर हम डिस्कस करेंगे मेजर क्रॉप्स, ठीक है। क्रॉप्स के बारे में देखेंगे कौन सी फूड क्रॉप्स हैं, कौन सी फाइबर है, कौन सी कैश क्रॉप्स हैं, और इसमें बिवरेजेस क्रॉप्स भी देखेंगे कौन कौन से हैं। फिर हम डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कि जो एग्रीकल्चर के फील्ड में जो डेवलपमेंट हो रही है उसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ की जा रही हैं, आज हम कौन कौन से मेथड्स, वेज यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर को और एडवांस बनाने के लिए। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे, कंपैरिजन देखेंगे हम इंडिया और यूएसए के बीच में। दोनों कंट्री से एक एक एग्जाम्पल लिए हुए हैं, ठीक है। इनसे हम इनको कंपेयर करके देखेंगे कि हमारी कंट्री के फार्मर की क्या वैल्यू है और जो यूएसए में जो फार्मर होते हैं वो कैसे रहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है ताकि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आए कि चैप्टर में एक्चुअल में है क्या। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया हुआ है कि 3 किड्स हैं, गुरप्रीत, माधव और टीना। ये तीनों विलेज से जा रहे होते हैं। तो ये क्या देखते हैं कि जो एक फार्मर है वो लैंड की टिलिंग कर रहे हैं, मीन्स उसकी जो सोयल है उसको क्रॉप्स ग्रो करने के लिए रेडी कर रहे हैं। तो फिर उसमें वो फार्मर से पूछते हैं और फार्मर उन्हें बताते हैं कि वो फार्मर क्या कर रहा है कि वो वीट ग्रो करेगा, ठीक है। प्लस उस फार्मर ने उसमें क्या मिलाया है, उस सोयल में उसने मैन्योर मिलाया है, मीन्स खाद मिलाई है, ताकि वो जो सोयल है वो और ज़्यादा फर्टाइल हो जाए। और वो बच्चों को बताता है कि जो वीट है जब ये रेडी हो जाएंगे, अच्छे से जो क्रॉप्स इसकी ग्रो हो जाएगी, तो ये इसको ले जा कर के मंडी में अच्छे दामों में, गुड प्राइस में इसको सेल कर देंगे। और फिर वहाँ से ये कहाँ चली जाएंगी, वहाँ से ये फैक्ट्रीज में जाएंगी, प्रोसेस होंगी, प्रोसेस होके क्या बनेगा इन वीट से, ब्रेड, बिस्किट, ठीक है। ये जो इसको पहले तो पीसा जाएगा, ठीक है, इससे फ्लोर बनाया जाएगा, इसका आटा बनेगा, उससे फिर ये ब्रेड और बिस्किट
तैयार किए जाएंगे। ये सब कहाँ होगा? ये फैक्ट्री में होगा, ठीक है। तो ये स्टोरी देने का यहाँ पे क्या पर्पस था? स्टोरी देने का मोटिव ये है कि आगे जो हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, इस स्टोरी में हमने देखा ना कि कैसे उन्होंने क्रॉप्स ग्रो करी, क्रॉप्स क्या लगाया एक प्लांट की तरह, ठीक है, कि कैसे प्लांट से एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बना है, प्लांट से एक फिनिश्ड प्रोडक्ट कैसे बना है। तो पहले तो उन्होंने क्रॉप्स को ग्रो किया, क्रॉप्स ग्रो हो गई तो फिर उससे क्या बनी? फैक्ट्री में गई वो चीज़ें, ठीक है, फैक्ट्री में गई, फैक्ट्री में जा कर के उनसे ब्रेड और बिस्किट तैयार हुए। और हमारे तक कैसे पहुंचती हैं ये चीज़ें? हमारे पास कैसे पहुंचती हैं? हमारे पास ये पहुंचती हैं, हम शॉप से लेके आते हैं, ठीक है, तो शॉप से भी तो किसी ना किसी तरह से आती होंगी बाय द ट्रांसपोर्ट। तो इन ये जो एक्टिविटीज़ है ना, इन एक्टिविटीज़ को क्या कहते हैं हम? इन एक्टिविटीज़ को कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो अब इनके बारे में डिटेल में जानते हैं। प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? जो भी हमने नेचुरल रिसोर्स से एक्सट्रैक्ट किया है या उससे प्रोड्यूस किया है, जैसे हमने क्रॉप्स ग्रो करी, ये किस में आएगा? ये आएगा प्राइमरी एक्टिविटीज़ में। अब और इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे अभी बताया एग्रीकल्चर वाला, फिशिंग, गैदरिंग, ये सब किसके एग्जाम्पल है? प्राइमरी एक्टिविटी के। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी एक्टिविटी की। सेकेंडरी एक्टिविटी में क्या होते हैं? जो रिसोर्सेज प्राइमरी एक्टिविटीज़ में इन्होंने प्रोड्यूस किए हैं, नेचुरल रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट किए हैं, ठीक है, उनकी क्या की जाती है? अब उनकी प्रोसेसिंग की जाती है। जैसे कि प्रोसेसिंग कैसे की जाती है? हमने देखा था कि अभी क्रॉप्स रेडी हो गई थी, ठीक है, वो कहाँ जाएंगी? सेकेंडरी एक्टिविटी के लिए जाएंगी, फैक्ट्रीज में जाएंगी, ताकि उनको उनसे फ्लोर रेडी किया जाए, फिर उनसे बिस्किट बनाए जाएंगे, ब्रेड बनाए जाएंगे। तो ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, बेकिंग ऑफ ब्रेड, वीविंग ऑफ क्लॉथ, ये सब सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में आते हैं। अब हम बात करेंगे टर्शरी एक्टिविटीज़ की। टर्शरी एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं? जो इन प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करती हैं, ठीक है, अपनी सर्विसेज से दोनों सेक्टर को सपोर्ट करती हैं। जैसे कि ट्रांसपोर्ट से ही होते हैं ना, जैसे बिस्किट रेडी है, ब्रेड रेडी है, तो ये हमारे घर के सामने जो शॉप है वहाँ पे कैसे आती हैं? ट्रांसपोर्ट से आती हैं। और इसमें क्या क्या आते हैं टर्शरी एक्टिविटीज़ में? ट्रेड, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग, ये सब क्या करती हैं? ये प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करती हैं। तो अब इन्होंने कहा है कि जो एग्रीकल्चर है ये एक प्राइमरी एक्टिविटी है। तो हमें तो समझ आ गया ये प्राइमरी एक्टिविटी कैसे है, क्योंकि प्राइमरी एक्टिविटी वही होती है जो हम नेचुरल रिसोर्सेज को जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं या उनसे प्रोडक्शन करते हैं। तो हमने क्रॉप्स ग्रो किए, फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर्स, रियरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक, ये सब आते हैं प्राइमरी एक्टिविटी में। जब हम बात करते हैं वर्ल्ड की, तो पूरे वर्ल्ड में 50% ऑफ द पर्सन एग्रीकल्चर एक्टिविटी में एंगेज हैं। और जब हम बात करें इंडिया की पॉपुलेशन की, तो 2/3 ऑफ द इंडियाज पॉपुलेशन भी एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। तो अब जो फेवरेबल टोपोग्राफी है वो एक एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, ठीक है, जैसे कि टोपोग्राफी ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेट। आपको कोई भी क्रॉप्स ग्रो करनी है तो वो तभी ग्रो होगी जब उस क्रॉप्स की नीड के अकॉर्डिंग वहाँ पे उससे रिलेटेड सुटेबल सॉइल और क्लाइमेट होंगी। और जो लैंड है जहाँ पे ये क्रॉप्स ग्रो होती हैं, जहाँ पे क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं, उनको क्या कहते हैं? एरेबल लैंड कहते हैं। तो इस तरह से आपने भी अपने आसपास देखा होगा, जिस एरिया में आप रहते हो, जो कुछ स्टूडेंट विलेज में रहते हैं तो उन्होंने देखा होगा कि कुछ फैक्टर्स होते हैं जो उस क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए सुटेबल फैक्टर होते हैं, तभी वो पर्टिकुलर क्रॉप्स है वो ग्रो हो पाती हैं। तो यहाँ पे वो जो डिफरेंट कल्चर दिए हुए हैं, एग्रीकल्चर, सॉइल पे कल्टीवेशन करना, सॉइल रेजिंग क्रॉप्स, रियरिंग लाइफ स्टॉक, ये सब फार्मिंग एग्रीकल्चर में है। सेरीकल्चर में होते हैं कमर्शियल रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, जिससे फिर लास्ट में हम क्या प्रोड्यूस करते हैं? ये जो रेशम के कपड़े हैं ये तैयार किए जाते हैं। और जो फार्मर हैं इनकी एक्स्ट्रा इनकम होती है। पीसीकल्चर, इसमें ब्रीडिंग ऑफ फिश की जाती हैं, स्पेशली किस में होती हैं? ये जो बनाए हुए टैंक होते हैं और पॉन्ड्स होते हैं। विटीकल्चर, इसमें ग्रेप्स का कल्टीवेशन किया जाता है। हॉर्टिकल्चर, इसमें डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं, वेजिटेबल, फ्लावर, फ्रूट्स, वो भी कमर्शियल पर्पस के लिए की जाती हैं। अब हम बात करते हैं हमारे मेन टॉपिक, सेकंड टॉपिक की, दैट इज फार्म सिस्टम। कि जो फार्मिंग है, जो एग्रीकल्चर है, इसको एक सिस्टम की तरह देखते हैं। सिस्टम की तरह कैसे देखते हैं?
कि जो भी क्रॉप्स हैं हम ग्रो कर रहे हैं, अच्छे ग्रो करने के लिए क्या करते हैं, इनपुट डालते हैं, कुछ इनपुट कर रहे हैं, उसमें क्या कर रहे हैं, फार्मर क्या करेगा, इनपुट में सीड्स यूज़ करेगा, फर्टिलाइज़र यूज़ करेगा, मशीनरी यूज़ करेगा एज अ इनपुट। अब नेक्स्ट पेज पे इसी को कंटिन्यू करते हैं, और जो लेबर है, जो उसकी मेहनत है, वो भी इनपुट हो गई। अब कुछ ऑपरेशन करता है उसमें, मतलब प्रोसेसिंग होती है, ठीक है। तो प्रोसेसिंग में क्या करेगा, उसकी फ्लोइंग करेगा, सोइंग, इरिगेशन, वीडिंग, हार्वेस्टिंग, ये सब उसमें आ गया प्रोसेसिंग में, ये सब उसने किया। तब लास्ट में जो उसके पास क्रॉप्स तैयार होकर के मिली, ठीक है, ये चीज़ें करेगा तो क्या मिलेगा, उसके पास क्रॉप्स रेडी मिली, वूल रेडी मिली, उसको डायरी और पोल्ट्री प्रोडक्ट्स मिले। तो ये सब जब वो लास्ट में सारी मेहनत कर लेता है, तब ये लास्ट में जो चीज़ आती है, ये क्या होती है उसकी, ये होती है आउटपुट, ठीक है, जो मेन उसके हाथ में आया है, दैट इज आउटपुट। अब इसको डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। यहाँ पे बहुत सुंदर सा डायग्राम दिया हुआ है। इनपुट, जो मशीनरी लगाई, सीड्स यूज़ किए, उसने केमिकल्स यूज़ की क्रॉप को ग्रो करने के लिए। अब ये जो प्रोसेस है, यहाँ पे जो सेकंड स्टेप था, प्रोसेसिंग हो रही थी, प्लॉविंग, सॉइंग, स्प्रेइंग करके उन क्रॉप्स को तैयार किया जा रहा है, उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है हार्मफुल इंसेक्ट से। और लास्ट में जब ये क्रॉप्स रेडी हो जाती है, ये क्या रहता है हमारा आउटपुट। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फार्मिंग, कि फार्मिंग कितने टाइप्स की होती है। पूरे वर्ल्ड में जो फार्मिंग है वो डिफरेंट टाइप्स है, वे ऑफ टाइप्स डिफरेंट टाइप्स होते हैं इसको प्रैक्टिस करने के। तो ये जो टाइप्स ऑफ फार्मिंग है, ये किस पे डिपेंड करती हैं, ये डिपेंड करती है कि पर्टिकुलर एरिया है, जो जोग्राफिकल एरिया है उसके ऊपर डिपेंड करती है, कि पर्टिकुलर क्रॉप्स को ग्रो करने की जो डिमांड है, ठीक है, कितनी डिमांड है, उसको उसी के अकॉर्डिंग प्रोड्यूस किया जाता है। लेबर एंड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, कि कितने स्किल्ड लेबर लगेंगे, अनस्किल्ड लेबर लगेंगे, या फिर जो टेक्नोलॉजी है वो किस लेवल की यूज़ होगी, लो लेवल की यूज़ करनी है, हाई लेवल की यूज़ करनी है। तो इसी तरह से फार्मिंग को हमने मेनली 2 टाइप्स में डिवाइड कर लिया है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग। तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है, ये फार्मिंग स्पेशली जो फार्मर है वो अपनी फैमिली की नीड को पूरा करने के लिए करते हैं। तो इसमें जो टेक्नोलॉजी का यूज़ रहेगा वो बहुत ही लो लेवल के लिए रहेगा, और जो लेबर, जो हार्डवर्क लगेगा, वो हाउस होल्ड लेबर, मतलब जो फैमिली मेम्बर ही हैं वो ही इसमें काम करते हैं खेतों में। और फिर वो जो आउटपुट निकलता है वो भी स्मॉल होता है, क्योंकि ये जो क्रॉप्स ग्रो करते हैं वो सिर्फ अपनी फैमिली की नीड को पूरा करने के लिए करते हैं। और अब ये जो फार्मिंग है ना, सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इसको भी फर्दर डिवाइड किया गया है, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग और प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सो फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। तो इसमें है द फार्मिंग कल्टिवेट्स अ स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड। तो जो फार्मर होता है वो किस पे खेती करता है, वो एक स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड पे खेती करता है, प्लस जो यूज के टूल्स होते हैं वो भी काफ़ी सिंपल होते हैं। लेकिन टूल्स सिंपल हैं तो इसमें क्या लगेगी, लेबर ज़्यादा लगेगी। और जो क्लाइमेट है वो विद अ लार्ज नंबर ऑफ डेज विद सनशाइन एंड फर्टाइल सोइल, वहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा अच्छी सनशाइन आ रही है, सोइल भी फर्टाइल है, तो वो क्या कर लेते हैं कि वो एनुअली एक ही प्लॉट पे एक से ज़्यादा क्रॉप्स को ग्रो कर लेते हैं। और मेनली इस तरह की में कौन सी क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं, राइस को ग्रो करते हैं, और जो कुछ अदर क्रॉप्स भी हैं जैसे व्हीट, मेज, पल्सेस, ऑयल सीड्स, इनको भी ग्रो किया जाता है। अब जब हम बात करते हैं कि इसमें जो रीजन है वो किस तरह का होना चाहिए, ये सुटेबल होता है थिकली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ मॉनसून रीजन, जैसे कि साउथ, साउथ ईस्ट, ईस्ट एशिया, इन रीजन्स में काफ़ी अच्छे से की जाती है ये कल्टीवेशन। अब नेक्स्ट है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। ये एग्रीकल्चर के भी फर्दर 2 टाइप्स हैं, इसमें इंक्लूड होती हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड नोमैडिक हर्डिंग। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को समझ लेते हैं, ये कहाँ पे प्रैक्टिस की जाती है। पहले तो ये प्रैक्टिस की जाती है जो थिकली फॉरेस्टेड एरिया है, मीन्स जो घने जंगल हैं, जैसे अमेजन बेसिन्स में, ट्रॉपिकल अफ्रीका में, सम पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। दीज आर द रीजन्स ऑफ हैवी रेनफॉल। तो यहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन की जाती है। तो ये रीजन कैसे होते हैं, ये बिल्कुल इक्वेटर के पास होते हैं, जैसे ये है इक्वेटर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये जो रीजन है ये है ट्रॉपिक्स है, ये पास वाले एरिया इसके।
इक्वेटर के। तो यहाँ पे क्या होती है, डायरेक्ट सन रेज आती हैं, यहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे क्या है, काफ़ी जो फॉरेस्ट है वो काफ़ी क्या है, डेंस है, और जो वेजिटेशन है वो रीजनरेट होती रहती है, प्रॉपर अमाउंट में इनको सन रेज मिलती हैं, वाटर मिलता है, तो जिसकी वजह से ये वेजिटेशन रीजनरेट होती है। तो अब ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, इसका मेथड क्या है इस कल्टीवेशन का, इसमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर लैंड है ये, इसको पहले क्लियर किया जाता है, ट्रीज को कट करके, उनको बर्न करके, और जो ट्रीज की ऐश बच जाती है उसको सॉइल में मिक्स कर दिया जाता है, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी और अच्छी हो जाती है, सॉइल और फर्टाइल हो जाती है। तो इसमें मेनली जो क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है वो है मेज, यैम, पोटैटोज, कसावा, यहाँ पे ग्रो किए जाते हैं। लेकिन जब काफ़ी बार इसी ज़मीन पे खेती करने से ये लैंड अपनी फर्टिलिटी खो देती हैं, तब क्या करते हैं, वो इसके पास वाली जो लैंड है, यहाँ पे जो ट्रीज़ हैं उसको कट करते हैं, सेम प्रोसेस को फिर से करते हैं। तो इस तरह से क्या करते हैं, वो एक प्लॉट से दूसरे प्लॉट को बनाते हैं, और वो जो कल्टीवेशन है मूव करते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो ये होता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, और जो इसका दूसरा नेम है दैट इज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। नेक्स्ट है इसी में नोमैडिक हर्डिंग। नोमैडिक हर्डिंग ये कहाँ प्रैक्टिस की जाती है, ये प्रैक्टिस की जाती है सेमी एरिड रीजन ऑफ सहारा, सेंट्रल एशिया, सम पार्ट ऑफ इंडिया। इट मीन्स जो ड्राई और जो सेमी ड्राई रीजन होते हैं वहाँ पे इस तरह की नोमैडिक हर्डिंग होती है, इस तरह की कल्टीवेशन की जाती है। ये नॉर्मली इंडिया में राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलता है। इस फार्मिंग में क्या होता है, जो हर्डमैन होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं अपने एनिमल्स के साथ, और उनका रीज़न क्या होता है घूमने का, कि वो अपने एनिमल्स को फोड़ दिलाने के लिए प्लस वाटर की सर्च में एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं। तो जब ये इधर से उधर जाते हैं तो काफ़ी इनको प्रॉब्लम्स आती हैं, क्लाइमेटिक कंस्ट्रेंट प्रॉब्लम्स आती हैं जो रेसिस्ट करते हैं इनको। और मोस्टली इनके पास जो एनिमल्स होते हैं वो होते हैं शिप, कैमल, याक, गोट्स, ठीक है। और ये एनिमल्स इनको क्या प्रोवाइड करवाते हैं, मिल्क, मीट, वूल, हाइड्स, जिससे ये अपनी फैमिली पर्पस के लिए भी इनको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो फार्मिंग है दैट इज कमर्शियल फार्मिंग। इन कमर्शियल फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन एंड एनिमल्स आर रियर्ड फॉर सेल इन द मार्केट। तो कमर्शियल फार्मिंग में जो क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं, एनिमल्स को रियर किया जाता है ताकि वो इनको मार्केट में सेल कर दें। अब ये जो कल्टीवेशन की जाती है इसका जो एरिया होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है, प्लस जो कैपिटल, जो मनी की रिक्वायरमेंट होती है जो इसमें लगती हैं वो भी बहुत ज़्यादा लगती हैं, क्योंकि कमर्शियल फार्मिंग है। कमर्शियल फार्मिंग हम किसके लिए करते हैं, कमर्शियल पर्पज़ के लिए, बाइंग एंड सेलिंग के लिए। तो इसमें जो लैंड का एरिया होगा वो भी बड़ा होगा। जब हम एक बहुत बड़े लेवल पे कुछ कल्टीवेट करेंगे तो उसमें नॉर्मली हम ह्यूमन्स लेबर की बजाय मशीन का यूज़ करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे जो मनी की अमाउंट है वो ज़्यादा चाहिए होती है। अब जो कमर्शियल फार्मिंग है इसके भी 3 टाइप्स हैं, कमर्शियल, ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर। तो कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग इसमें क्या होती है, क्रॉप्स को कमर्शियल पर्पज़ के लिए ग्रो करेंगे, सिंपल। इसमें जो क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं वो होती हैं मेनली व्हीट एंड मेज। और इनको कहाँ प्रैक्टिस किया जाता है, इनको नॉर्मली प्रैक्टिस किया जाता है टेम्परेट ग्रासलैंड, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया, तो इन एरियाज़ में इनको ग्रो किया जाता है। नेक्स्ट है मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग में डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है, जैसे कि फूड क्रॉप्स को, फूडर क्रॉप्स को, रियरिंग लाइव स्टॉक। फूडर क्रॉप्स जो एनिमल जो चारा खाते हैं, ठीक है, उसके लिए स्पेशली ग्रो की जाती हैं क्रॉप्स। अब ये कहाँ कहाँ प्रैक्टिस की जाती हैं, इसकी प्रैक्टिस की जाती है यूरोप, ईस्टर्न यूएसए, अर्जेंटीना, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट इज प्लांटेशन। जो प्लांटेशन है ये भी एक कमर्शियल फार्मिंग का टाइप है। तो इसमें जो एक टाइम में एक सिंगल क्रॉप को ग्रो करते हैं, जैसे कि टी, कॉफ़ी, शुगर केन, कैश्यू, रबर, बनाना, इनको ग्रो किया जाता है, कॉटन। और ये इसमें इनको ग्रो करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर की ज़रूरत रहती है, बहुत हार्डवर्क की ज़रूरत रहती है, प्लस जो कैपिटल है, जो मनी है, वो भी बहुत ज़्यादा लगती है। अब ये जो भी प्रोड्यूस करते हैं ना उसको अपने ही फार्म में प्रोसेस कर लेते हैं, या फिर जो आसपास की फैक्ट्री है इनको वहाँ पे प्रोसेस कराते हैं। प्लस क्या होता है इसमें, डेवलपमेंट ऑफ ए नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज असेंशियल फॉर सच फार्मिंग। अब इनके लिए ट्रांसपोर्ट की बहुत ज़्यादा नीड रहती है, इनको एक नेटवर्क बिल्ड करने के लिए, क्योंकि
जब ये चीज़ें बनाएंगे तो उनको फैक्ट्री में सेंड करना होता है, तो इसीलिए इनको ट्रांसपोर्ट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है। तो इस तरह की जो मेजर प्लांटेशन है वो ट्रॉपिकल रीजन में देखने को मिलते हैं, जैसे कि रबर मलेशिया में, कॉफ़ी ब्राज़ील में, टी इंडिया में और श्रीलंका में। अब हम डिस्कस करते हैं मेजर क्रॉप्स। तो लार्ज वैरायटी ऑफ क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रो हो रही है तो लोगों की रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए, फुलफिल करने के लिए तो लार्ज वैरायटी ऑफ क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। तो कुछ क्रॉप्स हैं जो रॉ मटेरियल की तरह यूज़ की जाती हैं और उनको कहाँ सेंड किया जाता है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री होती है कि जो इन रॉ मटेरियल को यूज़ करके वो कुछ नया प्रोडक्ट बनाते हैं। तो इनमें हम डिस्कस करेंगे फूड क्रॉप्स के बारे में। फूड क्रॉप्स में आती है हमारी जैसे वीट, राइस, मेज एंड मिलेट्स, और फाइबर क्रॉप्स में आते हैं जूट एंड कॉटन, और जो बेवरेज क्रॉप है इसमें टी एंड कॉफ़ी। तो वन बाय वन सबको डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट है राइस। राइस इज द मेजर फूड क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड। जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो खाया जाने वाला जो फूड क्रॉप है दैट इज राइस। और ये कहाँ के लोगों की स्टेपल डाइट है, जो उनका मेन फूड है। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में जो लोग रहते हैं उन लोगों के लिए ये स्टेपल डाइट है। अब इसको ग्रो करने के लिए किस तरह का टेम्परेचर चाहिए? राइस की कल्टीवेशन के लिए टेम्परेचर हाई होना चाहिए, हाई ह्यूमिडिटी प्लस हैवी रेनफॉल होनी चाहिए, प्रॉपर अमाउंट में वाटर चाहिए, और ये जो सॉइल होती है वो कैसी होनी चाहिए? एलुवियल क्ले सॉइल होनी चाहिए जो वाटर को रिटेन करके रख सकें। और जब हम बात करते हैं कंट्रीज़ की तो चाइना लीड करती है राइस कल्टीवेशन में, और कौन सी है इनके बाद? इंडिया, जापान, श्रीलंका, इजिप्ट। फिर है नेक्स्ट है व्हीट। जो व्हीट है इनको इस क्रॉप को ग्रो करने के लिए जो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है वो है एक मॉडरेट टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट रहती है ग्रो करने के टाइम पे, ठीक है, और रेनफॉल भी मॉडरेट होनी चाहिए। लेकिन जब हम इसको हार्वेस्ट करते हैं, मतलब जब इसकी कटाई करते हैं, उस टाइम पे जो सनशाइन है वो काफ़ी तेज़ होना चाहिए, मतलब काफ़ी समर में बिल्कुल इसको कट किया जाता है। और इनको ड्रेन करने के लिए ये लोमी सॉइल में होते हैं, ठीक है। लोमी सॉइल जैसे जो सॉइल आपके गार्डन में देखने को मिलती है दैट इज़ लोमी सॉइल। इस तरह की सॉइल में ये काफ़ी इजीली ग्रो होते हैं व्हीट। तो इनको एक्सटेंसिवली कहाँ ग्रो किया जाता है व्हीट को? यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना, रशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। और इंडिया में स्पेशली कौन से सीजन में ग्रो होते हैं ये? विंटर में। नेक्स्ट है मिलेट्स। दे आर ऑल्सो नोन एज कोर्स ग्रेन्स एंड कैन बी ग्रोन ऑन लेस फर्टाइल एंड सैंडी सॉइल्स। तो इनको क्या कहा जाता है? कोर्स ग्रेन्स। जो मोटे अनाज होते हैं, ठीक है, ये काफ़ी लेस फर्टाइल और सैंडी सॉइल्स में इजीली ग्रो हो जाते हैं। तो ये वो क्रॉप हैं जिनको ग्रो होने के लिए लो रेनफॉल भी चल जाएगी इनको ग्रो करने के लिए, और जो टेम्परेचर है वो हाई टू मॉडरेट होना चाहिए, जैसे कि बाजरा, ज्वार, रागी, ये सब इंडिया में ग्रो किए जाते हैं। और दूसरी कंट्रीज़ में कहाँ ग्रो होते हैं ये वाली क्रॉप? नाइजीरिया, चाइना एंड नाइगर। नेक्स्ट है मेज। नेक्स्ट है मेज। इनको ग्रो करने के लिए रिक्वायरमेंट रहती है एक मॉडरेट टेम्परेचर की, रेनफॉल मॉडरेट होना चाहिए, और लार्ज अमाउंट में लोड ऑफ सनशाइन की रिक्वायरमेंट रहती है ताकि जो सॉइल है वो फर्टिलिटी को ड्रेन कर सके, ठीक है, उसमें फर्टिलिटी बनी रहे। तो इनको कहाँ ग्रो किया जाता है? मेनली नॉर्थ अमेरिका, ब्राज़ील, चाइना, रशिया, कनाडा, इंडिया एंड मैक्सिको में। नेक्स्ट जो क्रॉप है हमारी दैट इज़ कॉटन। तो कॉटन को ग्रो करने के लिए टेम्परेचर चाहिए हाई टेम्परेचर, रेनफॉल भी कम चल जाएगी, प्लस जो एस्टिमेट डेज है इनको ग्रो करने के वो लग जाते हैं 200 + 10 फ्रॉस्ट फ्री डेज। फ्रॉस्ट फ्री डेज मतलब जो ड्यू ड्रॉप्स होती हैं उसकी बूंदें होती हैं ये नहीं होनी चाहिए जब हम कॉटन की क्रॉप को ग्रो कर रहे होते हैं। लेकिन जो सनशाइन है वो काफ़ी ब्राइट होना चाहिए। और इसको अच्छे से ग्रो करने के लिए कौन सी सॉइल की ज़रूरत होती है? ब्लैक सॉइल एंड एलुवियल सॉइल। और ये कौन कौन सी कंट्री में ग्रो किए जाते हैं? चाइना, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील, इजिप्ट, ये लीडिंग प्रोड्यूसर है कॉटन के। और जो रॉ मटेरियल होता है, ठीक है, कॉटन का जो तैयार किया जाता है ये कहाँ भेजते हैं हम? जो कॉटन इंडस्ट्री है जिनसे हमारे क्लॉथ्स बनते हैं उसमें इनका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है जूट। इस क्रॉप्स को क्या कहते हैं हम? गोल्डन फाइबर कहते हैं, क्योंकि इसका जो कलर होता है वो गोल्डन शेड का होता है,
तो इसीलिए अब इसको ग्रो करने के लिए कौन सी सॉइल की रिक्वायरमेंट होती है, एलुवियल सॉइल में इनको ग्रो किया जाता है। प्लस इनको ग्रो करने के लिए टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, हाई टेम्परेचर होना चाहिए, हैवी रेनफॉल और ह्यूमिड क्लाइमेट में ये अच्छे से ग्रो होते हैं। तो ये सब चीज़ें कहाँ मिलती हैं, ये सब चीज़ें मिलती हैं हमें इक्वेटर के पास, ये जो ट्रॉपिक्स वाला पोर्शन है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये क्रॉप्स अच्छे से ग्रो हो सकती हैं। तो जैसे कि ये इंडिया और बांग्लादेश लीडिंग प्रोड्यूसर है जूट में। नेक्स्ट क्रॉप है दैट इज कॉफ़ी। तो कॉफ़ी को ग्रो करने के लिए हमें किस तरह का क्लाइमेट चाहिए, वार्म एंड वेट क्लाइमेट चाहिए, प्लस वेल ड्रेन्ड लूमी सॉइल चाहिए। लूमी सॉइल जो हम जैसे हमें गार्डन में देखने को मिलती है हमारे, ठीक है, उसमें क्या होते हैं सैंड, सॉइल, क्ले, ये सब चीज़ें मिल करके, तो उस सॉइल में ये कॉफ़ी काफ़ी इजीली ग्रो हो जाती हैं, बेस्ट सूटेबल होती हैं। प्लस इनको ग्रो करने के लिए किस तरह की चाहिए और होना चाहिए, हीली स्लोपी जो एरिया होते हैं ये वहाँ पे और अच्छे से ग्रो होते हैं। और जो लीडिंग प्रोड्यूसर है वो है ब्राज़ील। नेक्स्ट है क्रॉप टी। टी एक बेवरेज क्रॉप है, ठीक है, जिसका प्लांटेशन भी किया जाता है। एंड दिस रिक्वायर कूल क्लाइमेट एंड वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हैवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर फॉर द ग्रोथ ऑफ दिस टेंडर लीव। तो टी की कल्टीवेशन के लिए, टी क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए कैसा क्लाइमेट होना चाहिए, कूल क्लाइमेट होना चाहिए, रेनफॉल भी काफ़ी होनी चाहिए। तो पूरे साल रेनफॉल होनी चाहिए, वहाँ पे ये इजीली ग्रो होते हैं। अब जब पूरे साल रेनफॉल होगी और ये ग्रो होंगे तो उसकी वजह से क्या हो जाती है, इनकी जो लीव्स हैं वो काफ़ी टेंडर सॉफ्ट हो जाती हैं। प्लस इनको ग्रो करने के लिए किस तरह की सॉइल चाहिए, इनको भी लूमी सॉइल्स की रिक्वायरमेंट होती है एज कम्पेयर टू कॉफ़ी। कॉफ़ी में हमें ज़्यादा स्लीपी स्लोप्स चाहिए होते हैं, यहाँ पे जेंटल स्लोप्स में भी ये ग्रो हो जाती हैं। तो जो लेबर की नीड है ना, यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ लेबर की ज़रूरत होती है, क्योंकि जैसे हमें पता है जो टी के जो लीव्स होते हैं उनको पिक करना पड़ता है। जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो, ये कुछ पीपल हैं जो पिक कर रहे हैं। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क की ज़रूरत होती है। अभी कहाँ कहाँ ग्रो की जाती है, केन्या, इंडिया, चाइना, श्रीलंका, यहाँ पे बेस्ट क्वालिटी की टी प्रोड्यूस की जाती है वर्ल्ड में। नेक्स्ट है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, ठीक है, तो जो डिमांड है कि पर्टिकुलर क्रॉप्स की, फार्मिंग प्रोडक्शन की, वो भी इंक्रीज होती जा रही है ताकि लोगों की ज़रूरत को पूरा किया जा सके। तो अब इस चीज़ को अचीव करने के लिए हम बहुत से वेज यूज़ करते हैं ताकि जो क्रॉप्स का प्रोडक्शन है उसको और अच्छा किया जा सके। इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, बाय इंक्रीजिंग द क्रॉप एरिया, कि जिस एरिया में हमें क्रॉप्स को ग्रो करना है हम उसको बड़ा कर लें, उसका साइज़ बड़ा कर लें। नंबर ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन, कि डिफरेंट टाइप्स की क्रॉप्स ग्रो करें। प्लस इम्प्रूविंग द इरिगेशन फैसिलिटीज़, क्रॉप्स को जब हम ग्रो करते हैं किसी को तो उसकी इरिगेशन की जाती है, सिंचाई की जाती है, तो उसकी फैसिलिटी को और अच्छा करके। प्लस यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र, बेस्ट क्वालिटी के फर्टिलाइज़र यूज़ करके। हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, ठीक है, जो अच्छी क्वालिटी के सीड्स हैं उनका यूज़ करें। मैकेनिज्म ऑफ एग्रीकल्चर मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या यूज़ करें, मॉडर्न मशीन्स है ना उनका यूज़ करें ताकि लार्ज अमाउंट में हम कोई भी चीज़ जो क्रॉप है उसका प्रोडक्शन किया जा सके। और जो मेन एम है ना एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का वो है कि हमें अमाउंट तो इंक्रीज करनी है लार्ज अमाउंट में किसी भी क्रॉप्स की, प्लस फूड सिक्योरिटी होनी चाहिए। फूड सिक्योरिटी का मतलब है कि जो भी आप प्रोड्यूस कर रहे हो वो न्यूट्रिशियस और सेफ होना चाहिए लोगों के लिए। तो ऐसे जो एग्रीकल्चर डेवलप हो रही है तो ये कहाँ डेवलप हो रही है, वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट में हो रही है। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनकी पॉपुलेशन भी लार्ज है, तो वो क्या करते हैं वहाँ पे उनके पास स्मॉल लैंड होती है, ठीक है, जो लैंड का साइज होता है वो स्मॉल होता है, तो वो उसी पे क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। तो वो होती है इंटेंसिव एग्रीकल्चर को फॉलो करते हैं वो, ठीक है, मोस्टली सब्सिस्टेंस। अब जो लार्ज होल्डिंग है जैसे कि यूएसए की बात करते हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, तो वो इसको फॉलो करते हैं कमर्शियल पर्पज़ के लिए। उनके पास लैंड ज़्यादा होती हैं, बड़ी साइज़ होता है लैंड का। तो अब हम इसमें डिस्कस करेंगे, दो केस स्टडी देखेंगे, एक इंडिया की और एक यूएसए की। तो जो इंडिया के फार्म का एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे कि एक पर्सन है आदिलाबाद गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में है उत्तर प्रदेश से, उनका वो एक फार्मर है और उनका नेम है मुन्ना लाल। तो उनके पास कितनी लैंड है, उनके जो फार्म लैंड है वो है 1.5 हेक्टेयर्स और उनका जो घर है वो भी मेन विलेज में है। तो ये क्या करते हैं, ये क्रॉप्स ग्रो करने के लिए हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स को लेके आते हैं मार्केट से अल्टरनेट ईयर में, ताकि जो इनकी लैंड है वो भी फर्टाइल है
और साथ में ये क्या करते हैं, ये क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, 2 क्रॉप्स को ग्रो करते हैं नॉर्मली, ठीक है। और कौन कौन सी करते हैं, मोस्टली ये व्हीट, राइस एंड पल्सेस। तो अब ये क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए किसकी हेल्प लेते हैं, किससे एडवाइस लेते हैं इंडिया में, ये हेल्प लेते हैं अपने फ्रेंड से, एल्डर से, या गवर्नमेंट की जो भी प्रैक्टिसेस हैं एग्रीकल्चर उनकी हेल्प लेते हैं। प्लस अब ये तो क्या करते हैं, उन जो प्लॉइंग करने के लिए फील्ड में तो ट्रैक्टर रेंट पे लेके आते हैं, लेकिन आज भी इनके कुछ फ्रेंड हैं वो क्या करते हैं, जो ट्रेडिशनल मेथड है ना खेत की जुताई करने के लिए, बुलक्स, इनका यूज़ करते हैं। तो अब ये पास वाले खेत में से किसी से जो इरिगेशन के लिए ट्यूबवेल भी रेंट पे लेके आते हैं। तो आपने यहाँ पे क्या नोटिस करना है, कंडीशन देखनी है इंडिया में फार्मर की क्या कंडीशन है। तो ये जो मुन्ना लाल है इनके पास 2 बफेलोज हैं और कुछ हैंस हैं। तो अब ये क्या करते हैं, ही सेल्स मिल्क इन कोऑपरेटिव स्टोर लोकेटेड इन द नियर बाय टाउन। तो ये उनका जो भी मिल्क इनको मिलता है उसको पास वाली स्टोर में सेल कर देते हैं, टाउन के पास जो भी है। और ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर भी हैं, तो एनिमल्स को किस तरह का चारा खिलाना चाहिए, उनके सेफ्टी मेजर्स, उनके हेल्थ के लिए ये वहाँ से एडवाइस लेते हैं। अब साथ में जब ये क्रॉप्स को ग्रो करते हैं तो फार्मिंग की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है ना, तो इनकी तो पूरी फैमिली मेम्बर्स मिलके इनकी हेल्प करते हैं इंडिया में तो। और इनको बैंक से लोन भी मिल जाता है, ठीक है। और ये HY सीड्स को बोरो भी करते हैं, यूज़ भी करते हैं। बाद में जब पूरी फसल तैयार हो जाती है तो ये इसको पास वाले टाउन में जो मंडी होती है वहाँ जाके इनको सेल कर देते हैं। अब कुछ को क्या करते हैं, जो स्टोरेज फैसिलिटी होती है कुछ के पास नहीं होती है, तो जिनके पास नहीं होती है उनको फोर्सफुली जाके मार्केट में उनको सेल करना पड़ता है क्रॉप्स को, चाहे उनके फेवर में वो प्राइस हो या ना हो। लेकिन फिर भी जो हमारी कंट्री में गवर्नमेंट है उन्होंने कुछ स्टेप्स लिए हैं, ठीक है, ताकि जो स्टोरेज फैसिलिटी की जो प्रॉब्लम है इसको दूर किया जाए। अब हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट USA का, ठीक है। USA में जो एवरेज साइज होता है ना एक पर्टिकुलर क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, जो लैंड का, फार्म का, वो बड़ा होता है इंडियन फार्म से। वहाँ पे टिपिकली अप्रोक्सीमेट साइज होता है 250 हेक्टेयर सभी। और ये जो फार्मर हैं जनरली ये फार्म में ही रहते हैं, जो इनका पर्टिकुलर फार्म होता है जहाँ पे ये क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। सम ऑफ मेजर क्रॉप्स ग्रोन आर, और जो क्रॉप्स को ग्रोन करते हैं यहाँ वहाँ पे ग्रो करते हैं कॉर्न, सोयाबीन, व्हीट, कॉटन, शुगर बीट। तो अब ये स्टोरी है वहाँ के रहने वाले एक फार्मर की जिनका नेम है जोए होरान, ठीक है। ये मिड वेस्ट USA में रहते हैं। इनके पास जो लैंड है वो कितनी है, 300 हेक्टेयर्स है। तो ये क्या करते हैं, ही ग्रोज कॉर्न ऑन हिज फील्ड आफ्टर मेकिंग श्योर दैट सोइल एंड वाटर रिसोर्सेज मीट द नीड। तो पहले तो ये पर्सन चेक करते हैं कि इनकी जो लैंड में जो सोइल है वो फर्टाइल है या नहीं है, प्लस जो वाटर रिसोर्सेज को इनकी जिस तरह की जो क्रॉप ये ग्रो करना चाहते हैं उस क्रॉप के लिए सुटेबल है या नहीं है, उस क्रॉप की जो नीड्स हैं वो इनके पास पूरी है या नहीं है, फिर ये क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। प्लस और क्या चेक करते हैं, एडिक्वेट मेजर्स आर टेकन टू कंट्रोल द पेस्ट दैट कैन डैमेज द क्रॉप। और जो भी इंसेक्ट्स हैं जो इनकी क्रॉप्स को हार्म कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं, उनके लिए ये प्रॉपर मेजर्स पहले से रखते हैं कि मुझे उस कंडीशन में क्या करना है। फ्रॉम टाइम टू टाइम ही सेंड्स द सोइल सैंपल टू ए सोइल टेस्टिंग लेबोरेटरी टू चेक वेदर द न्यूट्रिएंट्स आर सफिशिएंट फॉर और नॉट। और ये क्या करते हैं, टाइम टू टाइम अपनी सोइल का जो सैंपल है ये लैब में सेंड करते हैं चेक करने के लिए कि जो सोइल में न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रॉपर अमाउंट में है या नहीं है, कि मुझे ये पर्टिकुलर क्रॉप्स ग्रो करनी है वो इस सोइल में ग्रो हो पाएगी या नहीं। और जो रिजल्ट हेल्प द जोए हॉरन टू प्लान द साइंटिफिक फर्टिलाइजर प्रोग्राम। और जो इसकी वजह से क्या होता है, ये उसको प्रॉपरली प्लान कर पाते हैं कि इन्हें किस तरह का फर्टिलाइजर यूज़ करना है। प्लस जो इनका कंप्यूटर है वो सैटेलाइट से कनेक्ट है, वहाँ से उनको अपने फार्म की पूरी पिक्चर दिखाई देती है कि कैसे इनको फर्टिलाइजर को यूज़ करना है, अप्लाई करना है अपनी फार्म में। प्लस अब ये क्या यूज़ करते हैं अपने फार्म में, ये ट्रैक्टर्स यूज़ करते हैं, सैंड ड्रिल्स, लेवलर्स, कंबाइंड हार्वेस्टर, थ्रेशर्स, एग्रीकल्चर जो ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है, क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए प्रोसेस होती है, इन सब का यूज़ करते हैं ये उसमें। और जो ग्रेन्स हो जाते हैं लास्ट में जब क्रॉप्स रेडी होती हैं उनको स्टोर करते हैं स्टोरेज में और डिस्पैच करते हैं मार्केट एजेंसीज में। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, जो USA का जो फार्मर है वो तो एक बिजनेसमैन की तरह है और जो इंडिया का फार्मर है वो एक पीजेंट की तरह ही है, ठीक है, लाइक बंधुआ जो मजदूर होते हैं, ठीक है, उनकी तरह से ही है। उनकी कंडीशन कुछ खास अच्छी नहीं है, उनके पास मनी नहीं है,
लेकिन जो यूएसए में है इनके पास पूरी फैसिलिटी है, एडवांस टेक्नोलॉजी का ये यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा चैप्टर, आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।